कई लोगों के पास घर नहीं होता, लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। और उसका पता क्या दिया जाता है? तो बात वहां से शुरू करते हैं जहां से शुरू हुई, या फिर अभी वाली बात शुरू हुई। आप कहेंगे राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं, उनके इस आर्टिकल से नहीं, उनके इस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं, तृणमूल कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं। बात शुरू होती है नवंबर 2024 में, जब महाराष्ट्र के अकोला से 2 बार के एमपी रह चुके और एक बड़े लीडर प्रकाश अंबेडकर इलेक्शन कमीशन से कुछ जरूरी सवाल करते हैं। सवाल था पोलिंग के टाइमिंग को लेकर। मतलब पहले शाम 5 बजे तक पोलिंग हुआ करती थी, लेकिन पोस्ट कोविड यह टाइमिंग 6 बजे तक शाम को बढ़ा दी गई। उनके फाइंडिंग्स में निकला कि कुछ पोलिंग स्टेशंस पर 7:30 बजे तक पोलिंग हुई है, और ईसीआई का डेटा भी यही कहता है कि 5 बजे के बाद अराउंड 7.8% वोट्स इंक्रीज हुए। इसके बाद भी बहुत सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की पोलिंग स्टेशंस पर 5 बजे के बाद की रिकॉर्डिंग ही नहीं है। इन सब बातों से इलेक्शन प्रोसेस की फेयरनेस पर सवाल उठते हैं। मैं यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से या किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उन प्रक्रियाओं की जो किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम की बैकबोन होती है। नमस्कार, मैं हूँ अंकित और आप मेरे साथ हैं रिपब्लिक ऑफ नॉलेज पर। आर्गुमेंटेटिव अंकित के आज के इस हिस्से में हम समझेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की विश्वसनीयता पर उठते सवाल और इसके आने वाले समय में हमारी डेमोक्रेसी पर होने वाले इम्पैक्ट के बारे में। जो सवाल 7.8% वोटर टर्नआउट, जिसे अगर नंबर्स में काउंट करें तो अराउंड 76 लाख वोटर्स होंगे, उनके लास्ट 1 आवर में डाले गए वोट से शुरू हुई थी, वो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सेम ईयर में हुए लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस के बीच बड़े नंबर ऑफ वोटर्स पर आकर गंभीर हो जाती है। महाराष्ट्र के ऐसे कई सीट्स हैं जहां पर अपोजिशन ने ये कहा कि यहाँ पर वोटर्स इंक्रीज पैटर्न और ट्रेंड से ज्यादा हुई है। खैर, जब यह वोटर बढ़ रहे थे तब अपोजिशन शायद लोकसभा में अपनी जीत की खुशी मना रहा होगा। सवाल उठते रहे, मीडिया ने अपोजिशन को समझाया, अपोजिशन आरोप लगाती रही, प्रकाश अंबेडकर और उनकी पार्टी के लीडर्स अपनी लड़ाई लड़ते रहे। तभी 2025 की बिगिनिंग में वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को कुछ मालूम चला। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया है कि उनके काम करने के दौरान उन्हें एक ही विधानसभा में एक ही ईपीआईसी नंबर के कई लोग रजिस्टर्ड मिले हैं जो अलग अलग राज्यों से हैं। मतलब एक ईपीआईसी नंबर के एक से अधिक वोटर और कुछ तो दूसरे राज्यों में भी। यही आरोप राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लगाया है। और अगर पश्चिम बंगाल के एक विधानसभा में ऐसा है तो 294 सीटों का क्या हाल होगा। अगर सिर्फ खोजबीन में 84 नाम निकले हैं, मतलब और भी ये हो सकते हैं। ये बात खुद पार्टी चीफ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंच से कही। हालांकि वोटर बढ़ना और वोटर घटना कोई एक दिन की बात तो है नहीं। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखती है ताकि ऐसी गतिविधि पर नजर रखी जा सके। खैर, ईसीआई ने इन आरोपों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि डुप्लीकेट ईपीआईसी नंबरों का मतलब फर्जी मतदाता नहीं है। उन्होंने बताया कि पहले ईपीआईसी नंबर राज्य स्तर पर जारी किए जाते थे, जिससे कुछ मामलों में एक जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होने के कारण डुप्लीकेट नंबर बन सकते हैं। मतलब ईसीआई ने यह कतई नहीं कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, बल्कि ये कहा कि ये मानवीय भूल की वजह से ऐसा हो सकता है। वैसे भी अब 2017 के बाद से एरोनेट जैसी केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से ईसीआई सभी मतदाताओं को विशिष्ट ईपीआईसी नंबर प्रदान करने की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन पहले ऐसा होना संभव था। महाराष्ट्र, दिल्ली, वेस्ट बंगाल में ये सब चल रहा था। उसके ठीक बाद आता है राहुल गांधी का ये आर्टिकल, जहां वो कहते हैं कि जब वो ईसीआई पे महाराष्ट्र इलेक्शंस में गड़बड़ी की बात करते हैं तो वो किसी स्मॉल टाइम चीटिंग की बात नहीं, बल्कि इंडस्ट्री लेवल रिगिंग की बात करते हैं। जैसे कि पहले भी कहा था, 2019 और 2024 लोकसभा इलेक्शंस के बीच में महाराष्ट्र में वोटर्स की संख्या करीब 31 लाख बढ़ी थी, लेकिन यही संख्या अप्रैल और मई 2024 में हुए लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस के बीच में 41 लाख बढ़ जाती है। मतलब 41 लाख बढ़ जाती है सिर्फ 5 से 6 महीनों के बीच में, जो 5 सालों में सिर्फ 31 लाख बढ़ी थी। जैसा मैंने पहले भी कहा, वोटर्स का बढ़ना या घटना कोई बड़ी घटना नहीं है, लेकिन कितने वोटर्स और कहां कहां। जैसे एक आरोप लगा नागपुर के पास कामठी सीट को लेकर, जहां पर 5 मंथ्स में अराउंड 34,000 वोटर्स बढ़ने की बात हुई। एक असेंबली सीट में एक साथ इतने वोटर्स का बढ़ना थोड़ा नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन वहां से इलेक्ट हुए चंद्रशेखर बावनकुले का कहना है ये सब रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से हुआ है। उन्होंने बहुत अच्छे से स्पेशल ड्राइव चलाए थे, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे वोटर्स को एनरोल करवाया। ये सब कुछ एक ऐसा विवाद है जिसे ईसीआई झुठला नहीं सकता, और इस पर सीनाजोरी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, जो उन्होंने करने की कोशिश की अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आया था राहुल गांधी के
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या उठापटक हुई वो हम इस वीडियो के पार्ट 2 में समझेंगे। अभी के लिए ये समझते हैं कि अपोजिशन पार्टी कब कब क्या क्या टैप कर सकती थी और नहीं कर पाई। सबसे पहली बात, क्या आपके पास देश में हर बूथ पे एक्टिव बूथ लेवल एजेंट्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? अगर आपके पास एक्टिव बूथ लेवल एजेंट्स होते तो वो बूथ लेवल ऑफिसर्स जो कि ECI द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट करती और यह देखती कि फॉर्म 6 जिसमें नए वोटर एनरोल होते हैं, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 जिसमें आप त्रुटियों को दूर करते हैं, इन तीनों फॉर्म्स को अच्छे से निगरानी में रख पाते। बात नंबर 2, चलिए आपके पास BLA नहीं थे, लेकिन जब नॉमिनेशन फाइल होने के बाद आपके पास वोटर लिस्ट आई तो क्या आपने उन वोटर लिस्ट की अच्छे से जांच की, उनको आपने अच्छे से देखा, क्या आपने फोटो मैच किया, क्या आपके पास इतने लोग थे कि आप वोटर लिस्ट को अच्छे से समझ पाते, पढ़ पाते, देख पाते और अपने पोलिंग एजेंट्स को आप सही तरीके से गाइड कर पाते कि आपको पोलिंग के दौरान कैसे काम करना है। अगर आपको यह लगता था कि एक जगह पे बहुत सारे वोटर्स बढ़ गए हैं, फर्जी वोट डल सकते हैं, तो क्या आपने पोलिंग बूथ एजेंट्स को ट्रेन किया था फॉर्म 14 और फॉर्म 15 को लेके कि चैलेंज वोट और टेंडर वोट्स को कैसे अच्छे से इस्तेमाल करते हैं? शायद नहीं। अगर ऐसा नहीं भी था तो क्या पोस्ट पोलिंग आपने 17C को अच्छे से देखा था? आपने EVMs के नंबर अच्छे से नोट किए थे क्या? फॉर्म 17C का इस्तेमाल आपने गिनती के समय पे किया था क्या? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अपोजिशन कर सकती थी। हम ऐसा मान सकते हैं हम यहाँ पर विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं, यानी कि जिसने सवाल उठाया है उसी पे सवाल खड़ा कर दो। उनसे सवाल मत पूछो जिन पे ये सवाल उठाया गया है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा सवाल ECI से है, क्या वोटर्स जरूरत से ज्यादा बढ़े? फॉर्म 6 का बेजा इस्तेमाल हुआ या नहीं? अगर एक ही व्यक्ति मल्टीपल जगहों पर वोट डाल रहे हैं तो आपके पास ऐसी प्रणाली क्यों नहीं है जो अच्छे से देख सके? EPIC नंबर, यूनिक नंबर क्यों नहीं है? ऐसे कई सवाल हैं जो ECI से पूछे जाने चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन प्रोसेस के अंदर सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, अगर वो आपसे कुछ डिमांड करते हैं तो आप उन्हें धमकाने की जरूरत कैसे कर सकते हैं? आपका काम है उनके सवालों का जवाब देना, ना कि उनको चैलेंज करते हुए ये कहना या तो माफी मांगनी होगी या फिर एफिडेविट फाइल करना होगा। आप इलेक्शन प्रोसेस को रन करने वाली एजेंसी हैं जिसका काम जनता के प्रति ईमानदार रहना, पॉलिटिकल पार्टीज को अकाउंटेबल होल्ड करना, और जब पॉलिटिकल पार्टीज आपको अकाउंटेबल होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो तो उस समय पे सवालों का जवाब देना है। हम इसके पार्ट 2 में और जाएंगे और समझेंगे कि राहुल गांधी का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों जरूरी है हम सभी एज वोटर्स को देखने के लिए, कैसे अनुराग ठाकुर ने सेल्फ गोल से राहुल गांधी की बातों को और पुष्टि की, और इलेक्शन कमीशन का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हमारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर एक बड़ा डेंट है। वीडियो 2 का इंतजार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक ऑफ नॉलेज। आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और रिपब्लिक ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब करें।